ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े वेटेज वाला लेसन है ये। अगर किसी को कुछ नहीं आता ना, तो ये लेसन जो मैं आज करवा रहा हूँ ना, सिर्फ इतना कर लो अच्छे तरीके से, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करके डीपीपी कर लेना। बस इतना। डीपीपी में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो सीधा याद कर लो, बहुत आसान काम है। अगर सिर्फ इतना कर लेते हो तो इस लेसन के बेस पर 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आपके क्वेश्चन पेपर में सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ इस लेसन के बेस पर 2-3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर तो आ गए यार। और क्या चाहते हो? जिन जो 0 पर बैठे हैं वो 6 पर पहुंच गए। और मेरा आइडिया है कि 10 नंबर कोई भी बच्चा ले सकता है। प्रीवियस ईयर में पहले भी कह रहा था, अब भी दोबारा बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर वाले जो 2024 में ही जो पेपर हुए हैं ना, वही आप जो 4-5 शिफ्टों में 10 पेपर हुए, वो 10 के 10 पेपर कर लो। 10 पेपर अगर आपने ये कर लिए तो आपके 10 मार्क्स 100% है। 20 भी आ सकते हैं अगर आपने, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे पूछूं और आपको वो आता ना हो, आप भूल गए। सर मैंने किया तो था लेकिन मैं भूल गया, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन किया था वो आपको आना ही चाहिए हर कीमत पर। फोकस, बस इतना कर लो बेटा। डेफिनेटली बोलता हूं 10 से 20 मार्क्स बड़े आराम से आएंगे, 30 भी आ सकते हैं। ये सब आपकी मेहनत पर है कि जितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट, वो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा पता है, उतना ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। समझ गए सभी? क्लियर है ना? जिसके 30 हैं उनको भी पीवाईक्यू करने के लिए बोलता हूं मैं। जिनके 40-50 नंबर आ रहे हैं उनको भी पीवाईक्यू में वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जो 40-50 नंबर पर बैठे हैं बच्चे, है ना, वो स्मॉल मिस्टेक्स करते हैं। उन स्मॉल मिस्टेक्स का इलाज क्या है? आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, उनमें जो छोटी छोटी गलतियां आपने की हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है, उनको आता है कॉन्सेप्ट लेकिन आंसर गलत आ रहा है, तो वो अच्छे से ध्यान से मेमोराइज कर लो कि ये गलती नहीं करनी, इस क्वेश्चन में ये वाली गलती हुई थी, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। वो आपको मिस्टेक्स याद होना चाहिए, है ना। ओनली केमिस्ट्री देखो बेटा, सभी का ये हम बाद में बात करेंगे। सभी का अलग अलग वेटेज है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। मैं कैटेगरी वाइज वेटेज एक दिन आपको वैसे ऑफलाइन में समझा दूंगा, है ना। अभी हम ऑनलाइन के अंदर है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम पहले लेसन करेंगे। जनरल बात बता रहा था कि करना क्या है, ठीक है। तो अगर इतना भी कर लेते हैं, सिर्फ 10 पेपर कर लो। 10 पेपर से ही आपका हर पेपर में मिनिमम 20-20 मार्क्स तो आप आसानी से ले सकते हैं, बट सब कुछ आना चाहिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सीओ ग्रुप, जिनमें सीओ ग्रुप होता है भाई, उन्हीं को हम एल्डिहाइड या कीटोन की कैटेगरी में डालेंगे। एल्डिहाइड वो होते हैं जिनके साथ सीओ के साथ एच लगा हो, कम से कम एच, है ना। जैसा कि ये इस तरफ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरफ आर हो सकता है, एच भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ एच हो सकता है। पहला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन क्या होते हैं? कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन दोनों तरफ आर होना चाहिए। दोनों तरफ आर, इसमें कहीं भी एच नहीं होगा। एल्डिहाइड में दोनों तरफ एच हो सकता है, या मिनिमम एक साइड में एच हो सकता है, दूसरी तरफ आर ही होगा, कार्बन की चेन ही होगी, है ना। तो वो आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है, कीटोन्स। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है दूसरे ऑर्गेनिक वाले लेसन से, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहली स्लाइड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे करते हैं एल्डिहाइड्स को, है ना। तो जैसा कि हमने कल, याद है कल हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो लास्ट में ऑक्सीडेशन चला था। हर एक लेसन दूसरे लेसन पर डिपेंडेंट होता है ना। कुछ कुछ अगर आपको एल्कोहल फिनोल ईथर वाला लेसन अच्छे से आ गया तो समझ लो कि कुछ ना कुछ हेल्प, 10 से 20%, अप्रोक्सीमेटली 20% हेल्प आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी मिलेगी उसकी। तो देखो क्या है, अल्कोहल को अगर पीसीसी पीडीसी, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने कल एक टेबल की थी लास्ट में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी पीडीसी, इनको यूज करते हैं। KMnO4 को यूज करोगे तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो पीसीसी अगर यूज करते हैं, CH2Cl2 क्या है, सोलवेंट है। यहाँ भी CH2Cl2 सोलवेंट है। पीसीसी या पीडीसी तो ये यूज करते हैं, तो एल्डिहाइड आपके सामने बन जाएगा दोनों ही कंडीशन में, अल्कोहल से एल्डिहाइड। लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल है, याद रख लेना। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो, यानी जिस कार्बन के साथ OH लगा है, ये वाला कार्बन, इसके दोनों तरफ कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन जरूर मिलेंगे, तीसरा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अगर तीनों कार्बन हो जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन की चेन है, तो ये 1 डिग्री है। इसके अंदर 2 कार्बन की चेन है OH वाले कार्बन के साथ, तो ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री में क्या, तीनों आर है,
तीनों कार्बन की चेन है, H है ही नहीं इसके पास, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये हमने पहले भी किया था। 3 डिग्री पहले एल्कीन बनाएगा, फिर एल्कीन ब्रेक डाउन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रहा है भाई सबको? तीनों रिएक्शनें क्लियर हैं? यस सर। है ना? लिखिए, याद कीजिए मेरे साथ साथ, अगर आप लिख सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, लिख कर समझ कर उसी टाइम याद कर लो। उसके बाद जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है तो आप इसको फटाफट 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आपने लिख रखा है ना? नेक्स्ट देखो, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके। कैसे? अगर इसको हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया जाए, कैसे रिमूव होगा? CH3 फिर CH2, तो देखो इसके साथ में यहाँ CH2 है और फिर OH है। तो अगर इस OH को यहां से रिमूव करता हूं, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दूं, डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। सिर्फ यही तो मुझे करना है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो ये कैसे रिमूव होगा? तो याद है हमने एक ऑक्सीडेशन विद कॉपर भी किया था, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर ट्यूब के अंदर तो एल्डिहाइड बन जाता है, सेकेंडरी वाला कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी वाला एल्कीन बनाता है। ये भी कल ही रिएक्शन कर ली थी। अब देखो, कल का जस्ट कल किया था, आज उन्हीं रिएक्शंस को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जिसे कल याद था वो 2 बार याद कर लेगा, 2 बार दिमाग में आ जाएगा। हो सकता है कोई हल्की सी रिएक्शन उसकी मिस हो गई हो सकता है आज वो रिवाइज हो गई, उसको और पक्का हो गया। तो जितनी ज्यादा बार करोगे, अब याद रखना इंटेलिजेंट बच्चे को कोई ज्यादा नहीं आता होता। क्या डिफरेंस होता है एक इंटेलिजेंट बच्चे में और एक वीक स्टूडेंट में? वीक स्टूडेंट ने बहुत कम बार किया होता है, वो 1 या 2 बार करके छोड़ देता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करता है? उसको 3-4 बार कर लेता है, लिख लिख कर, बार बार उसे करता है, ध्यान देता है उसके ऊपर, है ना? जब आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें वो अच्छे से याद हो जाती है। दैट इज इट। क्लियर है भाई? तो ये देखो, दूसरी बार तो सीधा रिवाइज हो ही रहा है, फिर भी कोई बच्चा इसको ऊपर से देख के और निकल जाएगा तो फिर उसको तो कम आएगा ही आएगा बेटा, है ना? नेक्स्ट देखिए अब जरा, द नेक्स्ट वन, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन को अगर अब कुछ और तरीके भी, जैसे O3 ओजोनोलाइसिस करते हैं, फिर जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे। तो ओजोनोलाइसिस क्या करता है? यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O बना देगा, डबल बॉन्ड O बना देगा। ये होता है ओजोनोलाइसिस में। क्लियर है? सबको पता है ओजोनोलाइसिस? O3 को जोड़ते हैं तो सीधा डबल बॉन्ड को तोड़ दो, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और उसके बाद में क्या हुआ? हमारे पास डबल बॉन्ड O जुड़ गया दोनों तरफ। फर्दर अब ये डबल बॉन्ड O जुड़ने के बाद सीधा जिंक और हाइड्रोलाइसिस, जिंक के साथ इसको ट्रीट भी करवाया जाता है, जिंक प्लस वाटर के साथ, तो डायरेक्टली हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है। बस सीधी सी बात है। तो देखो भाई, जिस कार्बन के साथ H था, ये वाला H था, वो तो एल्डिहाइड बनाएगा, ये रहा एल्डिहाइड। जिस कार्बन के साथ दोनों तरफ CH3 है तो वो तो कीटोन ही बनाएगा। फर्स्ट कीटोन एसीटोन, देख लो हर जगह पर एसीटोन बन रहा है ना? ये लोग भी एसीटोन को बहुत पसंद करते हैं, है ना? कुछ लड़के भी एसीटोन को बहुत पसंद करते हैं, वो यूज करते रहते हैं नेल पॉलिश में, है ना? नेक्स्ट देखिए, ओजोनोलाइसिस एक बार बता दूं, ओजोनोलाइसिस बताऊं, ठीक है? ओजोनोलाइसिस में कुछ भी नहीं होता, चलो इसी एग्जांपल को देखते हैं। CH3, ठीक है, यहां पर CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, फिर CH है और ये CH3 है। देखो ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ओजोन कैसे जुड़ता है? ओजोन डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। यहां से मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। अब क्या हुआ? मुझे 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, ध्यान रखना, तो मैं 3 ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ। एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गया और 2 ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, पेंटागनल रिंग बनाएंगे जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। देख लो, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पेंटागनल रिंग बन रही है। समझ में आ रहा है? 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, O3 जुड़ गया। क्लियर है विवेक? यस सर। ठीक है, जब इसको जिंक के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ये बीच में डबल बॉन्ड था, याद रखना, बस ये हमने डबल बॉन्ड तोड़ दिया और O3 को जोड़ दिया, ठीक है? अब देखो, जब जिंक के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O बन जाता है, इधर से मान लो ये वाला डबल बॉन्ड O बन जाता है और एक ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है। बस क्लियर है? तो यानी कुछ नहीं करना है, इन दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो। मैंने यही तो बताया था। तो लास्ट में तो यही होता है, सीधी बात। तो डायरेक्ट आपको बता दिया, मतलब ओजोनोलाइसिस डायरेक्ट आ गई। बस सीधा यही करना है कि जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन में, दोनों का डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो।
क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ा है दोनों का, तो डबल बॉन्ड ओ, बस बन गया प्रोडक्ट। यही होता है ओजोनोलाइसिस के अंदर, सिंपल साफ। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, तो भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कोनिकोव रिएक्शन है ये, कोनिकोव रिएक्शन, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप इसका। देखो ट्रिपल बॉन्ड, इस रिएक्शन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, उसमें डबल बॉन्ड था ओजोनोलाइसिस में, ट्रिपल बॉन्ड होता है और H2SO4 और HgSO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं। क्या होगा, सबसे पहले तो इनोल बनेगा और उसके बाद में कीटोफॉर्म, कीटोफॉर्म और इनोल फॉर्म, ये हमने ट्यूटामेरिज्म में सीखा था, है ना। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, ट्यूटामेरिज्म में जो चीज भी आपने सीखी है वो अप्लाई कीजिए, वो भी करेंगे। तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक H यहाँ जुड़ गया CH2। देखो क्या प्रोसेस हुई है, बस ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड को H2SO4 क्या करता है, CH2 लगा देगा और यहाँ पर लगा दिया OH। हुआ क्या एक्चुअल में, डाइल्यूट H2SO4 है ना, हाइड्रोलाइसिस हुआ है, ध्यान दो। तो कैसे, CH3 था, फिर उसके बाद क्या हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है, एक और कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होता है, पानी आपको जोड़ना, वाटर को जोड़ना है। वाटर कैसे जोड़ना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो हिस्सों में पानी है। तो पहले क्या अटैक करेगा, एसिड है तो पहले H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा। H पॉजिटिव आयन क्या करता है, इसका एक बॉन्ड छीन लेगा और यहाँ पर H को जोड़ देगा। तो सही तरीके से जोड़े, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो जरा, यहां से ये एक डबल बॉन्ड टूट गया, इसके टूटने के बाद यहाँ पर आ गया H, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर उठ के आ गया, H यहाँ पर आ गया, तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बीच वाला कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, वो 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि उसको दोनों तरफ से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा है। कॉर्नर पे होगा वो 1 डिग्री होगा, उसको कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। 3 डिग्री वाला उससे भी ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ तो 2 डिग्री बन सकता, 3 नहीं बन सकता। अब आगे देखिए, OH नेगेटिव आयन अब इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बोनेट पॉजिटिव है, तो सीधा OH नेगेटिव आयन हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जुड़ गया, बन गया प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड में H2 डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे डबल बॉन्ड में डायरेक्ट H2SO4 डाइल्यूट की रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बन जाता है डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में भी अल्कोहल बनेगा लेकिन डबल बॉन्ड रह जाएगा। समझ में आ गया सबको, ठीक है। मेरे साथ साथ अगर आप ये बना भी रहे हैं यस नोटबुक सर। के साथ में बनाइए बेटा, बनाने से आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये तो बन गया डबल बॉन्ड और OH, तो इन और ओल, तो ये इन और ओल डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के ऊपर OH भी लगा हो, तो अगर ऐसा होता है तो वो कीटोफॉर्म भी बनाता है। तो कीटोफॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है और ये हाइड्रोजन क्या करता है भाई, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं करेगा, सॉरी, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ ले आएगा, मतलब ये H जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ऐसा हमने ये एल्डिहाइड और उसमें इसके अंदर किया था हमने, ट्यूटामेरिज्म में, आइसोमर्स में ट्यूटामर किए थे, तो ट्यूटामर में हमने ये कर रखा है। यस, क्लियर है सबको, यस। ठीक है। तो ये मतलब प्रोडक्ट ये है, अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तब भी ठीक है, यहाँ से वो ऐसा भी बनता है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि ये तो आपस में चेंज होते रहते हैं, ये दोनों एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ट्यूटामेरिज्म, है ना। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं जरा, वेट ए मोमेंट, ये ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने यहां से बनाना सीख लिया, दो दो रिएक्शन है इसके अंदर, ओजोनोलाइसिस और साथ में एक और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस को पानी दे रहे हैं, हाइड्रेशन का मतलब भी होता है पानी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन कोच रिएक्शन हमने करी थी ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन, एल्डिहाइड बनता है, मैंने बोला था कि ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन ये अलग है ना, हम एल्डिहाइड वाले लेसन में इसको दोबारा करेंगे, वही आ गई। तो देखो इसमें क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कुछ और मत समझना, ये CO है, ये CO ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl AlCl3 फ्रेलिक्राफ्ट रिएजेंट या फिर Cu2Cl2 के साथ में, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो Cu2Cl2 होता है, याद है। और कोच सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन के अंदर Cu2Cl2 नहीं होता है, Cu प्लस HCl होता है ना, वो किसमें होता है, गेटरमैन में। और कोच अगर साथ में आ गया, तो कोच साथ में आ गया तो कॉपर के साथ क्लोरीन वाला ये वाला मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, तो ये
इस तरह से दोनों को मतलब दोनों से मिलकर क्या बनता है, सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड जोड़ने के लिए गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज होती है, गेटरमैन रिएक्शन भी यूज होती है। सिंपल है दोनों रिएक्शंस, और ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, याद है, ये पहले आई थी, उसको जिसने वहां याद किया था उसको यहाँ 2 बार हो गई। 2 बार होने का मतलब है अब वो बेटर हो गया, है ना। इटार्ड रिएक्शन, तो देखो जिसको 2 बार 3 बार लिख लिख के याद कर लेता है ना स्टूडेंट, उसके बाद में वो देखते ही बता देता है ये तो वो है सर, उसको देखते ही पता होता है इससे तो ये बनेगा, टाइम ही नहीं लगता। ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है कि लिख कर याद कर लो ना, उसके क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में और ज्यादा टाइम लगे, वरना रेयरली आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आपको वो अच्छे से आता है, याद है तो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होता है सब कुछ बेटा, सीधी बात। नेक्स्ट देखो इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है भाई, इटार्ड रिएक्शन भी एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ही काम में आती है, लेकिन कैसे, ये कैसे काम में आती है, यहां पर टाउलिन लिया जाता है क्रोमियम डाइऑक्साइड डाइक्लोरो CH2 के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, CH के साथ 2 H उड़ गए, उसकी जगह पर 2 ऐसे ऐसे मोलिक्यूल जुड़ गए, OCrOHCl2, ये पूरा एक मोलिक्यूल है, इसकी एक वैलेंसी है, एक कार्बन से जुड़ेगा, ऐसा ही एक और होगा OCrOHCl2, ऐसे ऐसे 2 जुड़ते हैं। सिंपली आप इसे ऐसा कह सकते हैं, नीचे देखिए मैंने ये दिखा रखा है, ऐसे ऐसे 2 जुड़ते हैं, OCrCl2OH। क्लियर है सबको, ये वही है नीचे वाला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब ये इंटरमीडिएट होता है, याद कर लोगे ना इसको, एक बार बना लोगे तो याद रहेगा कि CrO2Cl2 अगर यूज हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये तो वही वाला है। नहीं भी इंटरमीडिएट को याद रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा प्रोडक्ट याद करो, CH3 प्लस CrO2Cl2, नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड ने दी थी, इटार्ड ने, क्रोमियम डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड यूज होता है इसमें, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाते ही बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, यस सर। इटार्ड रिएक्शन है ना, याद करनी है, मेमोरी बेस्ड है, सीधी सीधी रिएक्शन है। इसके बाद में इसके एनसीईआरटी सॉल्व कर लेता है जो बच्चा, समझ लेना उसका जेई मेंस तो हो गया, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करने पर। पीवाईक्यूज डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो तब भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, दोनों ही चीजें हेल्प करेंगे। जिसने दोनों कर लिए, 2-3 बार कर लिए, समझ लो फिर उसका तो बहुत बढ़िया हो रहा है ना। तो देखिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जरा क्या है, ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसके साथ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड। ये भी कुछ कुछ इटार्ड रिएक्शन के जैसा ही करेगा, क्रोमिक ऑक्साइड, और यहाँ क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, इस तरफ फिर से C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन लगा होता है, लेकिन एसिटिक है तो CH3, 2 कार्बन वाली चेन दोनों तरफ, CH3, 2 कार्बन की चेन एसिटिक, 2 कार्बन की चेन एसिटिक, बीच में ऑक्सीजन, ये आपका आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर, ध्यान देना इसके अंदर, एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर जो एक ये वाला ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, और ये वाला दूसरा ग्रुप जो है वो इसके साथ जुड़ा हो, OCO ट्वाइस। देखो मैंने ऊपर बना भी रखा है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ही है, इसका ये ग्रुप जो है वो OC डबल बॉन्ड OCH3 ट्वाइस जो है वो यहाँ पर लगा, ऐसे ऐसे 2 लगेंगे। इटार्ड रिएक्शन में क्या था, इटार्ड रिएक्शन में इंटरमीडिएट अलग था, ध्यान दे लो दोनों पर, दोबारा से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इटार्ड रिएक्शन है, OCrOHCl2 ये जुड़ा हुआ था, OCrCl2OH, ये सारे के सारे क्लोरीन, जो क्लोरीन 2 हैं वो क्रोमियम से जुड़े होते हैं, OH भी क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, ये O भी क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो इसके अंदर तो क्रोमाइल क्लोराइड जुड़ता है, देखो इसमें जुड़ रहा है क्रोमाइल क्लोराइड, और इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें एसिटिक एसिड में से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पर अगर OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इसका H उड़ा दो, और ये जुड़ता है हमारे इस बेंजीन के डेरिवेटिव से, और बाद में इसकी भी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, इसको H मिल जाता है यहाँ पे, तो ये अलग हो जाता है, दोनों मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं, और डबल बॉन्ड O
पानी का डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ जाता है। दैट्स इट। तो इस तरह से ये होती है क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन। इसका कोई नाम नहीं है लेकिन ये इटार्ड रिएक्शन की जैसे, तो इटार्ड रिएक्शन प्लस ये क्रोमिक क्लोराइड वाली रिएक्शन, क्रोमिक ऑक्साइड वाली, दोनों की दोनों सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस इंटरमीडिएट का फर्क है और एसिटिक एनहाइड्राइड का फर्क है ना। क्रोमियम उसमें भी यूज होता है, क्रोमियम इसमें भी यूज होता है। नेक्स्ट देखो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट, तो ये सारी याद करने वाली है, सीधी सी बात ये है ना। नेक्स्ट देखिए दिस रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा, टाउलिन है, Cl2 इंटू H इंटू न्यू। H इंटू न्यू क्या होता है? हीट देना। फोटोन की प्रेजेंस में यानी कि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जुड़ रही तो क्लोरीन यहाँ जुड़ती है, आपको पता है ना। दो क्लोरीन है, हमने किया भी था कि दो क्लोरीन है तो यहाँ पर दो जुड़ेंगी, याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे H इंटू न्यू में, ये वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, सभी को पता होगा है ना। यस सर। तो अगर वो चीज कर रखी तो ये सीधा समझ में आएगा। अब प्लस इसमें वाटर डालेंगे तो देखो दोनों क्लोरीन उड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे OH। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या, थोड़ा सा बिहाइंड द सीन। अगर CH के यहाँ पर CH और दो OH जुड़ जाएंगे पानी में से, और जो दो क्लोरीन थे, जो वाटर का H था, वो HCl प्लस HCl फॉर्म में, यानी दो H वाटर वाले इधर आ गए और दो OH इधर आ गए। और जब भी दो OH सेम कार्बन पर होते हैं तो वो बहुत आसानी से C डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और नीचे लग गई बेंजीन। ठीक है, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। क्लियर है? हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये दो OH जुड़ जाते हैं। फिर भी सीधा सीधा है कि टाउलिन है उसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के सीधा हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो तो भाई दो OH जुड़ जाएंगे और उसके बाद में हमारा जो हमें चाहिए बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये सब एल्डिहाइड बनाने के प्रोसेसेस है, अभी तक एल्डिहाइड बना रहे हैं, फिर कीटोन भी बनाएंगे। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ये याद कीजिए, फिर सीधा DPP उठाइए, सीधा PYQ उठाइए, ठीक है। और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, साइनाइड। साइनाइड से इसे बनाया जा सकता है। अभी इसके अंदर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो, है ना, बहुत अच्छी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ी सी लीग से हटकर है। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन वाली रिएक्शन है थोड़ी सी नॉर्मल रिएक्शनों से थोड़ी सी अलग है, सब की सब नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ी थोड़ी अलग है, ठीक है। बट उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या होता है, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल क्या होता है, साइनाइड को ही नाइट्राइल बोलते हैं। नाइट्राइल आर रिड्यूस्ड, इसको रिडक्शन करवाते हैं। तो देखो जब रिडक्शन करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl से, नाइट्राइल की रिडक्शन हो रही है इससे, तो क्या बनता है, इमाइन बनता है, इमाइन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल किससे करवा रहे हैं, टिन क्लोराइड प्लस HCl, टिन क्लोराइड प्लस HCl से हमारे पास बनता है इमाइन, IMINE। इमाइन होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाता है और तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से शेयर करता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड NH लगा होगा। तो यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH बन रहा है, इमाइन ग्रुप बन गया। हाइड्रोलाइज करवा दो इमाइन का, क्या होता है, डबल बॉन्ड NH जो है वो NH2 बना लेता है, NH3 सॉरी, है ना। और डबल बॉन्ड O जो है वो यहाँ पर, यानी कि वाटर का जो दो हाइड्रोजन है, वाटर के दो हाइड्रोजन तो इसके साथ चले जाएंगे और वाटर का जो ऑक्सीजन बचेगा वो ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमें तो यही चाहिए था, ये बन गया। तो हाइड्रोलाइसिस से ये बनता है, SnCl2 के हाइड्रोलाइसिस। यस, क्लियर है सबको ये रिएक्शन? यस सर। है ना। तो SnCl2 HCl के साथ में रिएक्शन करता है साइनाइड के साथ, तो NH बनता है और फिर उसके बाद इमाइन ग्रुप बनेगा डबल बॉन्ड और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। मेरे साथ साथ लिख कर याद करो, ऑर्गेनिक लिख कर ही याद की जाती है। और मुझे पता आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा ना, आप सारा दिन क्लासेस भी लगाते हैं फिर DPP भी सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियस है अभी साथ में ऑर्गेनिक लिख लो। कुछ बच्चों को देखते ही याद होती है, बहुत अच्छी बात है ना। सबको याद नहीं होती है देखते, लेकिन जिनको याद होती है उनको भी बोलूंगा कि लिख कर देखो, क्योंकि लिख कर देखने पर और भी ज्यादा फायदा होता है भाई। सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ देख कर याद होगी बस काफी है, इसके बाद में भी तो काम चलता है, इसके बाद में भी तो कुछ करना है ना। तो आगे देखिए फिर डाइबल H। अब बात आती है डाइबल H की। डाइबल H क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म दे रही है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये, ठीक है, जिसमें आइसोब्यूटाइल वाले दो लगे होते हैं, दो आइसोब्यूटाइल्स।
डाइबल एच बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भी एच देकर जाता है, सीधी सी बात है, रिडक्शन करता है। ठीक है, इसको ऑब्टेन मतलब इसको क्या बोलते हैं, यूज किया जाता है एल्डिहाइड बनाने के लिए, साइनाइड से या एस्टर से, दोनों में से किसी से भी बना सकते। ऊपर भी तो हमने यही किया था, SnCl2 और HCl के साथ में रिडक्शन करवाई थी, बिल्कुल, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दी। ये भी रिडक्शन करता है। देखो RCN सेम रिएक्टेंट है, कोई फर्क नहीं है। पहले SnCl2 और HCl डाला था, अब क्या बोल रहे हैं, डाइबल एच डालेंगे। डाइबल एच डालेंगे, कुछ इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस, यहाँ भी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाया, सीधा क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। क्लियर है भाई, समझ में आया? यानी ऊपर वाले और नीचे वाले रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस रिएजेंट अलग है। हाँ, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। है ना? ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब ये क्या कहता है, इसका फायदा क्या है डाइबल एच का? देखो SnCl2 तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देगा, उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देगा, लेकिन डाइबल एच क्या करता है, डाइबल एच डबल बॉन्ड को सिक्योर रखता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने डबल बॉन्ड दिया था, साइनाइड दे रखा है, साइनाइड का एल्डिहाइड बन गया, यहाँ से N चला जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, है ना? बट इसने डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ रहा ना डबल बॉन्ड, तो मतलब सीधी बात कि ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता डाइबल एच। जबकि SnCl2 अगर कार्बन की चेन में इसको यूज करते तो यहाँ डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन चुका होता, दोनों CH2 CH2 बन जाते। तो हमें क्या चाहिए भाई, डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं करना, तो फिर आप डाइबल एच यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला था एस्टर को भी ये हाइड्रोलाइज कर देता है, सॉरी रिड्यूस कर देता है। तो एस्टर, ये रहा हमारे पास एस्टर, C डबल बॉन्ड O C2H5, OC2H5 का तो एल्कोहल बन गया, देखो इसके साथ तो H लग जाएगा, एल्कोहल बन गया, और यहाँ पर भी H लग जाएगा, ये L क्या बना, ये एल्डिहाइड बन गया, और इधर H लगेगा तो ये अल्कोहल बन गया। दोनों को H दे देता है, हाइड्रोलाइसिस, वही सेम रिएजेंट, सेम थिंग यूज कर रहे हैं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज करेगा बेटा, वो साइनाइड को अच्छे तरीके से रिड्यूस कर देगा, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है वो, हमें थोड़ा मिल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, आपका साइनाइड जहां पर लगा होता CH2 और NH2 बना देगा, उसका 1 डिग्री अमाइन बना देगा। हमें अमाइन नहीं बनाना, हमें इमाइन बनाना है, डबल बॉन्ड रखना है, और फिर जब वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अमाइन बन गया, वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करता है डेफिनेटली। सारे के सारे रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम करते हैं, तो जिस रिएक्शन में जिस हद तक हमें वो रिएक्शन करवानी, उस हद तक हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, डबल बॉन्ड को हाइड्रोलाइज नहीं करता, तोड़ता नहीं है, इसलिए एल्यूमिनियम डाइबल एच यूज करते हैं, साथ में एस्टर को भी हाइड्रोलाइज कर देता है और उसको भी अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स इट। अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखो हर लेसन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आ ही रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R नेगेटिव देता है, याद हो गया होगा, अब तो बहुत बार बता चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R नेगेटिव देता है ना? तो R नेगेटिव देगा, तो साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो देखो यहाँ पर भी साइनाइड ही है, नाइट्राइल ही साइनाइड होता है, एक ही चीज है वो। तो बेंजीन पर मैंने नेगेटिव बना दिया, बेंजीन जुड़ा हुआ था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर, जैसे इन्होंने, चलो नीचे इसको फिर से कर लेते हैं, CH3 CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो यहाँ इसने क्या दिया भाई, यहाँ बेंजीन दिया, PH MgBr, तो ये देगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव क्या करेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर से लोन पेयर ले रही है, और ये पीएच जो है कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी बात। ठीक है, अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो गया, तो मैग्नीशियम जो है, नाइट्रोजन नेगेटिव बनेगा, तो मैग्नीशियम जो पॉजिटिव बनने वाला था, यहाँ से वो पॉजिटिव बन जाएगा ना, इसको लोन पेयर दे देगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसके साथ चिपक जाएगा, जस्ट चिपकेगा, कुछ नहीं होने वाला। ध्यान देना यहाँ क्या कर रखा है भाई, कार्बन के साथ में जुड़ गया बेंजीन पीएच, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये तो जोड़ दिया, कार्बन का पॉजिटिव चला जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, ये देखो डबल बॉन्ड है ना, बट नाइट्रोजन पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव था, तो दोनों आपस में चिपक गए। मैग्नेट जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नेट होती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, है ना, वैसे ही ये एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं। चिपकने का मतलब यहाँ पर है आयनिक बॉन्ड, है ना। कोई परमानेंट बॉन्ड बनता है तो वो डायरेक्शनल होता है, ये तो सिर्फ चिपक रहे हैं, ये नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में ये चिपक सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होती है।
और कोवेलेंट बॉन्ड में तो जो जहां पर लगेगा स्पेस में वहीं लगेगा, तो ये दोनों यहाँ आयनिक बॉन्ड बना के बैठ जाएंगे। मतलब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है MgBr, बाकी कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। है ना। इसके बाद क्या होगा, अब बस हाइड्रोलाइसिस करनी है। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होने वाला है भाई, ये MgBr का यहाँ H जुड़ जाएगा, फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस फिर से करेंगे, डबल बॉन्ड H हमें पता है IMINE, पीछे यही तो पढ़ा था। इमाइन ग्रुप को अगर हाइड्रोलाइसिस कर देते हो आप एसिडिक वाटर के साथ तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन ये जो बना रहा है ये तो आसानी से H यहाँ चला ही जाता है, हमें पता है MgBr तो छोड़ के भाग जाता है बहुत जल्दी। तो हमने इमाइन बनाया, इमाइन से तो हम हाइड्रोलाइज करना जानते हैं, वो पिछले स्टेप में आ चुका है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन ने जस्ट यहाँ पर अटैक किया जिससे बेंजीन जुड़ गया और इमाइन ग्रुप बना दिया, साइनाइड का इमाइन बना दिया, और इमाइन को बड़े आसानी से आप हाइड्रोलाइज करके अमोनिया प्लस C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? पीछे वाली रिएक्शन से ही कुछ कुछ रिलेट करता है, अगर सही तरीके से देखोगे सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें भी ऐसा ही हो रहा है ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन भी साइनाइड के साथ में ऐसा करता है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ में अगर Cl लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड R2CD के साथ रिएक्शन करके सीधा इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये बड़ी अजीब बात है। आप कहेंगे कीटोन का R कहां से आया, R यहां से आया CD से, ठीक है, और ये R इसके साथ, यानी यहां से क्लोरीन हटा दो और R जोड़ दो, बस यही करना है। समझ में आ रहा है? R तो ये क्या देगा भाई, R2CD क्या देगा, R नेगेटिव ही देता है ये भी। समझ में आया? ये भी R नेगेटिव ही देता है। कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा होता है RMgX, ये भी वैसा ही है, ये भी R नेगेटिव देता है। तो देखो हमने यहाँ क्या किया, R डैश, ये वाली रिएक्शन मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, C डबल बॉन्ड O, नीचे लगा दो ऊपर लगा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस यहाँ पर R2CD था, तो यानी कि कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम बोलते हैं इसे, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और कैडमियम है, मेटल है, मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड O है, तो ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, R अटैक कर देगा। R अटैक कर देगा तो होगा क्या, आप जरा देखो, R यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड छीन लिया, यहाँ पर R जुड़ गया, सही है, फिर ये क्लोरीन है। अब कमाल की बात ये, C डबल बॉन्ड O के साथ जो ऑक्सीजन होता है ये एक बार इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वापस भी दे देता है, थोड़ी देर ही रखता है इसको, जब ये वापस देगा तो ये वाला R वापस नहीं हटेगा, इस बार क्लोरीन हट जाएगा। क्यों? अब हम कहें ऐसा क्यों, देखो भाई एक्सेस में R2CD यूज हुआ है, तो R नेगेटिव तो हमारे पास बहुत सारा है, ये हटेगा तो ये दोबारा अटैक कर देगा, फिर हटेगा फिर अटैक कर देगा। लेकिन क्लोरीन भी इस केस में क्लोरीन नेगेटिव भी हट सकता है, तो अगर एक बार क्लोरीन नेगेटिव हट गया तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया, देखो C डबल बॉन्ड O और कीटोन, कीटोन तैयार है। यस, क्लियर है सबको? ये देख लो यहाँ कीटोन बन गया, RCDCl अलग हो गया, CD जो है वो क्लोरीन को ले लेगा। समझ में आया बेटा? यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा ही होता है R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम। कैसे बनाता है डाई एल्काइल कैडमियम को, RMgX के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CdCl2 था, CdCl2 को R2CD के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और क्लोरीन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ चला गया। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना R देगा कैडमियम को, और कैडमियम फिर अपना R देगा हमारे एसिड क्लोराइड को। तो एसिड क्लोराइड से हम कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम से भी बना सकते हैं। तो सेम ही चीज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें फर्क नहीं है, सीधा R देगा ये, और आपके सामने सीधा मैकेनिज्म है, ये रहा मैकेनिज्म, सीधा कीजिए, कोई चक्कर ही नहीं है, ये कीटोन बनाएगा। एल्डिहाइड भी बना सकता है अगर दूसरी तरफ H लगा हुआ तो, है ना। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो भाई देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कार्बन की चेन बड़ी होगी तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, कार्बन की चेन छोटी होगी तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, बस इतना ही है, ठीक है। एसीटोन आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब एसीटोन जो है कार्बन 1 से कार्बन 3 तक जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सब के सब सोल्यूबल होते हैं 1 से 3, इससे बड़ी चेन होगी तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरती है, याद रख लेना, कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरती है कार्बन की चेन, तो कार्बन में नहीं घुलेगी, कार्बन की चेन बड़ी होती जाएगी तो पानी से डर बढ़ता जाएगा, तो घुलना कम होता जाएगा, बस इतना ही है।
बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें। होगा, लेकिन यहाँ कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलिकुलर वेट का वेट ज्यादा होने की वजह से एल्डिहाइड के मुकाबले उसका ज्यादा है। फिर सर आपकी क्या बेटा? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अभी। अभी आ रही है क्या आवाज? मेरा कनेक्शन अचानक से हो गया। ठीक है, ठीक है, कनेक्शन ब्रेक हो गया था बेटा, इट्स ओके। ठीक है, तो भाई यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अल्कोहल का सबसे ज्यादा, कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर एल्केन का है। सेम मोलिकुलर वेट के अंदर, ध्यान रख लेना। बस इतना ही है इसमें, और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, याद रख लेना। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट और ये बहुत ज्यादा याद करने होते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, ये कॉमन चीजें हैं, या आ जाती हैं अपने आप। ठीक है, अब आ गया था केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो भाई क्या क्या है। कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिल NAR बोल सकते हो आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? कोई न्यूक्लियोफाइल C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इसके यहाँ पर दोनों R लगा सकते हो, अगर एक H लगा दिया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम R या H रख सकते हैं, यहाँ मैंने H लिख रखा है जैसे, है ना। क्या होता है? डबल बॉन्ड हो है तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा स्लाइटली, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, यानी यहां से वो कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। अब क्या होने वाला है? कार्बन पर अटैक करेगा तो देखो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने एक बॉन्ड छीन लिया, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर पॉजिटिव होना चाहिए था, बट न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर जुड़ गया, जिससे कार्बन का पॉजिटिव चला गया। अब क्या होता है? ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन अगर ये वापस आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल को हटा सकता है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा, और यही होता है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR को याद मत रखो, ये कोई जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल आता है और वो जुड़ता है कार्बन के साथ, और फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल बाद में आता है, तो जो पहले अटैक करता है उसी से रिएक्शन का नाम चलता है। आप यहाँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों आ रहे हैं, है ना, लेकिन जो पहले अटैक करता है उसी के नाम पर रिएक्शन का नाम चलता है। तो पहले कौन आ रहा है भाई? पहले आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलिए चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, उस टाइप के कॉन्सेप्ट भी बता देना ऑर्गेनिक में, लाइक ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, विच इज एरोमेटिक, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफिलिक वगैरह। ठीक है, ये जीओसी में आता है बेटा, जीओसी हम जरूर करेंगे, मत चिंता करो। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम जीओसी ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर ये सारे होंगे। विवेक, क्लियर है? जीओसी के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, क्यों होता है, उसके सारे रीजंस। फिलहाल रिएक्शंस हैं जो याद करनी है, तो रिएक्शंस तो याद करने से ही काम बनेगा। फिर जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आप बोल रहे हो, वो हम डेफिनेटली, वो रीजनिंग वाले हैं, वो भी करेंगे। जनरली रेट जो होता है भाई, अब देखो रेट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट, एडिशन हो रहा था ना वहां पे, डबल बॉन्ड और टूट रहा था, तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ऐसा क्यों होता है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है भाई? एल्डिहाइड के पास में एक तरफ H है, एक साइड खुली पड़ी है, ठीक है, छोटा सा होता है H, कार्बन की चेन तो बड़ी होती है, तो डेफिनेट सी बात है, अगर कार्बन की चेन बड़ी है तो वो फिर अटैक नहीं कर वो अटैक करने नहीं देगी दूसरे किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को। दोनों तरफ से अगर कार्बन की चेन होगी, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की चेन है, भारी हो जाता है ये, देखो इस तरफ, तो कोई अटैक नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऑक्सीजन की साइड से तो वैसे नहीं आने देने वाली ऑक्सीजन, क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने की बजाय, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ये भी नहीं आने देगी। ये आएगा तो इधर से ही, इधर से आएगा तो ये दोनों आर ग्रुप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ होता ही नहीं, होता है अटैक, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन बैठा है, इस वजह से एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। समझ में आ गया बेटा सबको? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, पहली बात। अब देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब जिसपे बेंजीन रिंग नहीं है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक बेंजीन वाले एल्डिहाइड,
फिर तीसरे नंबर पर एलिफेटिक कीटोन, कीटोन तो तीसरे नंबर पर आता है, पहले दोनों नंबर पर तो एल्डिहाइड है, बेंजीन वाला विदाउट बेंजीन वाला, सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है विदाउट बेंजीन वाला। बेंजीन थोड़ा बड़ा ग्रुप है इसलिए थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाता है, और साथ में बेंजीन ना इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को, ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन सेटिस्फाइड रहता है, कार्बन को डोनेट कर देता है, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड इधर से जाता है, बेंजीन अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना था कार्बन पे, कार्बन को तो बेंजीन दे रहा है, कह रहा तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूं, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाता है। भले ही स्लो हो लेकिन कीटोन से तो वो फास्ट ही होता है, ये कमाल की बात है। तो इसलिए ये भी कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद में कीटोन कौन से, एरोमेटिक कीटोन्स, एलिफेटिक फिर एरोमेटिक कीटोन, ये है इसका ऑर्डर, और ये ऑर्डर याद रख लेना रीजनिंग के साथ। क्लियर है बेटा, सबको याद रहेगा? यस सर, है ना, अभी याद किया जा सकता है, अगर अभी लिख रहे हो याद तो रहेगा। बनाना ही है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है भाई, है ना, मतलब वो एनेंशियोमर बना सकती है अगर कार्बन के चारों ग्रुप जब जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन के कई बार चारों ग्रुप अलग हो जाते हैं, तो वो क्या बनता है, कायरल कार्बन, जिसके चारों ग्रुप अलग हो, तो वो एनेंशियोमर बनाएगा। तो यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल है, आर या एच, आप आर भी लगा सकते हैं, एच भी लगा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव चला जाएगा। एक तरफ देखो सी डबल बॉन्ड ओ था, इसका डबल बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन का एक तरफ कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, उसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, एक तरफ ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई, उस पे ई जुड़ गया। तो ये चारों ग्रुप आर डैश और आर दोनों अलग अलग है, अगर दोनों आर होते फिर ये एनेंशियोमर नहीं होता, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए कार्बन के, न्यूक्लियोफाइल और ये ओ इलेक्ट्रोफाइल और आर डैश और आर सब ग्रुप अलग है, तो ये एनेंशियोमर बनाएगा। इसकी मिरर इमेज अगर मैं बना दूं, अगर ये लेफ्ट शूज है, लेफ्ट शू है, तो ये राइट शू बनेगा, समझ में आ रहा है, ये अपने आप राइट शू बनेगा। अब दूसरा देखो एल्डिहाइड कीटोन, इसी ने क्या किया, अब यहां से पहले अटैक देखो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करवाया था, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से, अब यहाँ क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, तो भाई नीचे से अटैक कर रहा है, तो ये मिरर इमेज के जैसा अपने आप ऑटोमेटिकली वैसा बन जाएगा, तो ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर। तो यानी कि अगर कार्बन के चारों ग्रुप अलग बन रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वजह से ऐड हो रहे हैं दोनों चीजें, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है सबसे पहले, तो न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट रहा है, 2 वैलेंसियां खाली हो रही हैं, 2 चीजें ऐड हो रही हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इससे चारों ग्रुप अलग हो जा रहे हैं किसी वजह से, तो क्या बनेगा, डेफिनेटली यहाँ पर एनेंशियोमर्स बनेंगे। हाँ भाई, क्लियर है ये वाली स्लाइड सबको? यस सर, बाकी स्टूडेंट सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो भाई, अब आती है रिएक्शंस की बारी आती है, HCnOH बेस के साथ में HCN की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है, दिस इज HCN और विद बेस NaOH या कुछ भी ऐसा, तो HCN वीक एसिड होता है, पहली बात, OH के साथ मिलकर ये क्या करता है, OH क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वाटर अलग हो जाता है और साइनाइड नेगेटिव बन जाता है। हमें साइनाइड नेगेटिव का ही अटैक करवाना है, इसलिए बेस डाला जाता है। अब बेस क्यों डाला जाता है, क्योंकि HCN इज नॉट गुड एसिड, तो अच्छे से वो अटैक करे साइनाइड नेगेटिव, इसलिए हम बेस डालते हैं। पहली रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है, ये याद करने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत है। फिर याद क्या करना है कि साइनाइड अटैक करेगा, HCN में भी H को छोड़ दो, कहाँ गया पता नहीं, लेकिन साइनाइड अटैक करेगा। तो साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O है। अब ये सबका कॉमन मैकेनिज्म है, सबका कॉमन मैकेनिज्म, साइनाइड नेगेटिव है तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड हुआ है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर बन गया नेगेटिव, साइनाइड नीचे जुड़ गया। नेक्स्ट क्या होगा, वाटर में से एक H आएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। OH वहां पर यूज हो गया था, साइनाइड ने यूज कर लिया था, यहाँ पर OH वापस आ गया, मतलब OH वहां यूज हो रहा है, यहाँ वापस मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस ही करवा रहे हैं हम साइनाइड का, तो यहाँ साइनाइड का हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर क्या बनता है, वो
हमारे पास साइनोहाइड्रिन, साइनाइड जुड़ा और हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन और प्लस वाटर की वजह से, तो इसलिए इसका नाम साइनोहाइड्रिन। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. नीचे एक क्वेश्चन देखिए अब जरा साइनोहाइड्रिन के बेस पर। द फॉलोइंग रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म रेसनिक मिक्सचर, कौन बनाएगा? जिसके चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। पहले में अगर मैं यहाँ साइनाइड जोड़ दूं और यहाँ पर जुड़ेगा H, ये ग्रुप अलग हो गया, OH बन गया, ये अलग हो गया, ये H है, ये H, तो ये तो नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? ये सेम दो ग्रुप नहीं होने चाहिए। Yes, sir. गलत। इसमें बनाएगा, यहाँ साइनाइड जोड़ दो और यहाँ जुड़ेगा OH, तो इसमें चारों ग्रुप अलग हो रहे हैं, साइनाइड H HCS3। यस, ये बनाएगा, ये वाला पक्का बनाएगा। फिर इसमें यहाँ साइनाइड जोड़ रहा हूँ, यहाँ OH जोड़ रहा हूँ, डबल बॉन्ड टूट गया इसका, दो फिनाइल ग्रुप है, ये भी नहीं बनाएगा, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वाला, यहाँ साइनाइड जोड़ रहे हैं, यहाँ H जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी CH3 दो ग्रुप सेम है, जो सेम ग्रुप होंगे वो नहीं करेगा, डिफरेंट ग्रुप वाला ये वाला ही बनाएगा। तो सॉल्यूशन ये है, प्रोडक्ट ये कायरल कार्बन बनाता है, इसीलिए ये एनेंटियोमर बनाएगा। और रेसनिक मिक्सचर मतलब एक पॉजिटिव वाला बनेगा, एक नेगेटिव वाला बनेगा, इसी को तो हम रेसनिक मिक्सचर बोलते हैं। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये बात? यस बेटा, समझ में आया? क्वेश्चन आसान था ना, बट अगर ये अचानक आ जाए तब आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो मैंने करवाया ही नहीं है ना। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। NaHSO3 के साथ रिएक्शन है। H2SO3 एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड। H2SO3 ने थोड़ी सी रिएक्शन कर ली और एक सोडियम जुड़ गया, तो NaHCO3 बन गया। NaHCO3 में H पॉजिटिव आयन, तो ऐसा ही रहेगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा सॉल्यूशन में, प्लस सल्फर पर ऑक्सीजन पर होता है ये S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर था O नेगेटिव, यहाँ पर है OH। तो ये जो O नेगेटिव है, ये सल्फर पर नहीं है चार्ज, O नेगेटिव, ये अटैक करेगा हमारे एल्डिहाइड या कीटोन के C डबल बॉन्ड के नीचे साइड, ठीक है, ये यहाँ से अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? सबका अटैक तो सेम ही है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो SO3H, वैसे OSO2H दिखाना चाहिए इन्हें, बट पूरा नाम दिखाने के लिए SO3H दिखा देते हैं। ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, सोडियम पॉजिटिव था, उसके साथ चिपक गया, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये हट गया, तो यहाँ जुड़ गया H, और इसका H देखो, किसका H जा रहा है पता है? HSO3 एक एसिड है, तो इसका H तो यहाँ चला जाएगा, Na इसके साथ यहाँ लग जाएगा, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ठीक है, जस्ट नेम है और कुछ नहीं है। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये क्या है? अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप चेक करना है, तो ये ग्रुप चेक करने में ऐसा रिएक्टेंट काम आ सकता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होगा, डेफिनेटली हमने NaHSO3 की जिससे भी रिएक्शन करवाई थी, इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन था। समझ में आया सबको? एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, ये आप ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट भी है, इट इज ए टेस्ट ऑल्सो, एल्डिहाइड या कीटोन के लिए। याद रहेगा सबको? ठीक है भाई, बोर होकर सो तो नहीं गए सबके सब? नो नींद सर। में, नींद से जाग जाओ, कुछ चुटकुला सुना दो मुझे। सर नींद तो आई नहीं रही सर कल से, क्या नींद करूं? नहीं आ रही है, चलो ठीक है, तो कोई चुटकुला सुना दो बेटर, थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जाग जाएगा हमारा भी। आता किसी को चुटकुला? चुटकुला नहीं आता है ना? सर आप सुना दो। मैं सुनाऊं चुटकुला? मेरे खुद को नहीं आते यार। चलो कोई एक्सपेरिमेंट ही बता दो, आप लोगों ने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट किए हैं किसी ने लैब में? टाइट्रेशन तो सबको करी होगी ना, कलर चेंज करके दिखाते हैं वो, यस सर, कुछ मिक्स सब वो कर दिया, करिएगा। यस सर, पिंक तो कलर मेरा का। कभी भी बेबी पिंक कलर नहीं बना, हमेशा डार्क बन गया था। अरे कलर ना केमिस्ट्री वाले बताते कुछ है और निकलता कुछ और ही है, मैंने यस बहुत सर। एक्सपेरिमेंट किए। लिखा होता है कि फलाना ब्लड रेड कलर, ब्रिक रेड कलर, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड, यस। सब ऊट पटांग बोलते हैं यार, और कलर कुछ और ही निकलता है, कहते ये ऑरेंज बन रहा है यार, ये रेड क्यों कह रहे हैं इसको, है ना, पता नहीं कैसे कैसे कलर।
पता नहीं, तो बॉयज को समझ में नहीं आते भाई, मेरे को भी नहीं समझ में आते हैं, लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं ऐसे कलर ना, कॉफी रेड कलर, फलाना कलर, धिमकड़ा कलर, पता नहीं कैसे कैसे कलर, लड़कियों को अपने से ज्यादा समझ में आते हैं कलर। लड़कों को कलर ब्लाइंड होते हैं लड़के ना, उनके लिए रेड मतलब ऑरेंज मतलब रेड, सब तरह के रेड रेड ही होते हैं। हमारे स्कूल में हमें बनाने ही नहीं देते सर। ये सही है, मेरे स्कूल में भी नहीं बनाने देते थे टीचर, बस वो टाइट्रेशन करके टीचर ही दिखा देता, देखो ये होगी बस, 2 तो एक्सपेरिमेंट करवाए थे स्कूल में। लेकिन जब मैं लेक्चरर बना, कॉलेजेस में मैंने सर्विस दी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में मैंने सर्विस दी, तो उस टाइम मैंने सब बच्चों को फुल लोन करवाए, मैंने भी किए, जिसे सॉल्व नहीं हो रहा था मैंने बच्चों को भी करवाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट से इंटरेस्टिंग होते हैं एक्सपेरिमेंट, बस आने जाने कुछ नहीं, उससे बच्चे सीखते विखते नहीं है ज्यादा, बट वो इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ चीजें याद रह जाती है ना। आवर स्कूल डेली आओ नंबर दे देंगे। ये सही है, चलो ठीक है भाई। तो हम अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो हमने सल्फोनिक एसिड से तो इसकी रिएक्शन करवा ली, और ये एक टेस्ट की तरह काम करता है। चलिए अब आगे एक रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो RMGX क्या करता है भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों तरह के अल्कोहल बनाने के काम आता है RMGX। कैसे, RMGX है CH3, मैंने बोला था कि ये CH3 यानी हमारा R नेगेटिव देगा, तो R नेगेटिव C डबल बॉन्ड के नीचे चिपक जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव बनेगा, पानी से H मिल जाएगा, अल्कोहल बन गया, ठीक है। अगर CH3 और ये फर्स्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो सेकंड, अगर फर्स्ट के अलावा कोई और एल्डिहाइड है तो क्या होता है, तो फिर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाते हैं 2nd डिग्री एल्डिहाइड, और अगर कीटोन से ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन करवाते हैं 3rd डिग्री एल्डिहाइड। और ये तीनों के तीनों हमने किए थे, याद है, किसी को याद है क्या, हम ये कर चुके हैं तीनों, अल्कोहल की प्रेपरेशन में किया था यार कल ही, है ना। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अल्कोहल की प्रेपरेशन जब की थी तो तीनों के तीनों ये हमने कर लिए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो देखो बहुत सारी रिएक्शन तो आपको आती हैं, बहुत सारी कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद ROH अल्कोहल एडिशन देन एलिमिनेशन, ROH एसिटल हेमी एसिटल कीटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटल हेमी एसिटल और कीटल वाली, अच्छे से रट्टा मार लेना, बहुत जगह पर पूछा जाता है। हेमी एसिटल और एसिटल में डिफरेंस बच्चों को समझ में नहीं आता, बस याद कर लो, कुछ नहीं है। अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करवानी है, अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से, बस तभी बनेगा हेमी एसिटल और कीटल। तो सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो भाई अल्कोहल में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड लेके जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है ना, उसके ऊपर एक 2 लोन पेयर होते हैं, वो एक लोन पेयर इसको दे देगा, बस बन गया हेमी एसिटल, सिर्फ इतना करने पर हेमी एसिटल बन गया। क्लियर है सबको। अब OR जुड़ गया, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पेयर किससे लेगा, वो हाइड्रोजन से ले लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गायब कर दो, बस वो हाइड्रोजन कहाँ जोड़े, फिर ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, क्योंकि उस पर नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे आ गया H और OR यहाँ पे जुड़ गया, OR, बस बन गया हेमी एसिटल। समझ में आया बेटा हेमी एसिटल क्या है, यस सर। समझ में आ गया ना, मतलब OR को अटैक करवा दो कार्बन पर, H को जोड़ दो डबल बॉन्ड O के साथ, बस हेमी एसिटल बन गया। अब फिर से, अब एसिटल क्या होता है, फिर से एक और ROH अटैक करे, अब ये एक और ROH कहाँ अटैक करेगा भाई, अब एक और ROH अटैक करेगा, तो इसका पहले H यहाँ पर मान लो कि अल्कोहल का H, अगर हम, क्योंकि ये ड्राई HCl के साथ रिएक्शन होती है, ये याद रखना, जैसा मैंने बताया डायरेक्टली वैसा नहीं होता कि ये सीधा यहाँ अटैक करेगा, पहले H पॉजिटिव आयन यहाँ अटैक करेगा, जिससे ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड छीन लेगा पॉजिटिव आने की वजह से, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और फिर ये अटैक करता है, फिर इसका H जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है, तो प्रोसेस अलग है लेकिन चीज सेम ही बनेगी। तो देखो अब क्या होगा, HCl ये इस OH पर अटैक करेगा, यहाँ से वाटर हो जाएगा गायब, कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पूरा वाटर यहाँ से आपने हटा देना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये ROH फिर से इस पर अटैक करेगा और इसका H फिर से यहाँ से चला जाएगा, क्या बना, 2 OR जोड़ दिए, एसिटल, वो हेमी एसिटल था, हेमी का मतलब हाफ होता है, एक OR जुड़ा एक OH, और एसिटल क्या होगा, 2 OR जुड़े हुए हैं। क्लियर है सबको।
हेमी एसिटल और एसिटल, एल्डिहाइड से एसिटल बनेगा। अब अगर कीटल या हेमी कीटल की बात करें तो कीटोन से जो बनता है सेम चीज बनेगी, बस उसके साथ एक एच लगा हुआ है ना, देखो हर जगह यहाँ कार्बन के साथ एक एच लगा हुआ है। तो ये एल्डिहाइड से बना था, पीछे ये एल्डिहाइड था, यहाँ पर दोनों तरफ ओ आर है, ये लो 2 आर हर जगह मिलेंगे, तो वही सेम प्रोसेस ये बन जाएगा कीटल, एसिटल और कीटल। समझ में आ गया सबको, हेमी एसिटल एंड कीटल, क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस सर। ठीक यस है। सर। हाइबरनेशन में मत जाया कीजिए, नींद जो है अच्छी बात है लेकिन हाइबरनेशन में नहीं। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सोइए, सोने के बाद जब फिर से उठेंगे तो आपको बड़ा फ्रेश फील होगा, पता है, बहुत ही फ्रेश फील होता है। वजह क्योंकि उससे नींद के बाद इंसान जो है उसकी सारी मेंटल थकावट दूर हो जाती है। तो नींद लेना जरूरी है लेकिन लेक्चर में नहीं, ठीक है? अगर किसी को नींद आ रही है तो चुटकुला सुना दो मेरे को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, याद कर लो। देखो भी ये मैकेनिज्म दिखा रखा है हेमी एसिटल और एसिटल का, कीटल का, भाड़ में गए मैकेनिज्म, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये लास्ट वाला स्टेप समझ लो, अगर डायरेक्ट जोड़ना है तो सीधा, अगर आपको हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनाने के बाद सीधा कीटल या एसिटल बनाना है, ये एसिटल कैसे बना, सीधा OR दो ग्रुप लाओ और डबल बॉन्ड O था, ये दोनों वाटर यहां से रिप्लेस होगा, सीधा वाटर माइनस करो, सीधा आ गया। समझ में आ गया सबको? यस सभी का मैकेनिज्म, सभी रिएक्शनों का मैकेनिज्म होता है, लेकिन क्या सभी का रिएक्शन का मैकेनिज्म करना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो पहले रिएक्शन याद होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म तो बाद में भी समझ में आ जाता है, और हमारे पेपर में मैकेनिज्म नहीं आते हैं, ये आपको भी पता है ना। कुछ एक में जरूरी है, जहां बहुत जरूरी होते हैं वो मोटा मोटा, देखो मैंने यहाँ मैकेनिज्म ही आपको पीछे समझाया था कि ये यहाँ से अटैक करता है, ये एच यहाँ जुड़ जाता है, बस बन गया, और इसका एच यहाँ से चला जाता है, बस हो गया खत्म। वो मैकेनिज्म ही था, अब वैसे करके भी बना सकते हैं, दैट्स नथिंग। अब आगे देखते हैं भाई, द नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है? ये भी वही करेगा, H पॉजिटिव आयन पहले यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके अटैक कर देगा, तो OH और फिर इसका H चला जाएगा, तो एक OH जुड़ जाएगा, फिर अनस्टेबल। उसके बाद क्या होने वाला है? एक OH तो ये जुड़ गया वाटर का, और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था, यहाँ H था, तो यानी 2 OH जुड़ गए। अगर एक सिंगल कार्बन पर अगर 2 OH जुड़ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं होता, याद रखना, और वो फिर से आपका दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। देखो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम में, पता है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रही है, दिख रहा है दोनों तरफ, इसीलिए इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस ठीक है। अब देखो इसका वैसे तो मैकेनिज्म यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, आप भी करना चाहें तो देखो मैंने ये बना भी रखा है। ये एल्डिहाइड कीटोन था, पहले H पॉजिटिव आयन आएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन फिर बॉन्ड पेयर इधर से छीनेगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव बन गया, फिर वो कार्बन पे पॉजिटिव बना तो कार्बन वाटर से लोन पेयर लेगा, वाटर से लोन पेयर लेने का मतलब है यहाँ जो वाटर जुड़ा था, अब वो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया तो वो हाइड्रोजन से फिर से लोन पेयर ले लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, इसके दोनों लोन पेयर पूरे हो गए, ठीक है। तो 2 OH यहाँ पर जुड़ गए, 2 OH, लेकिन ये दोनों OH यहाँ से निकल जाते हैं, वाटर OH और एक H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, वाटर रिप्लेस कर देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट इज व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन देन एलिमिनेशन, पहले ऐड होगा फिर एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत आसान है ये रिएक्शन, और इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शनें बनती हैं। इस एक टेबल है आपके ये बुक के अंदर भी टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी में भी टेबल दे रखी है, बाकी भी किसी भी नोट्स में देखोगे टेबल दे रखी है, ठीक है। क्या करते हैं वो, अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ, यानी कि NH2 डबल बॉन्ड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, H लगाओ चाहे R लगाओ, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर रिप्लेस करेगा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड NH बन गया, क्या बना ये, इमाइन, IMINE, इमाइन ग्रुप। यस, क्लियर है सबको? ये हम बात कर चुके हैं, इज दिस? यस सर यहाँ पीएच जो है वो 4 से 5 रखा जाता है, देखो 4 से 5 मतलब एसिडिक, हाईली एसिडिक रखेंगे तो अमोनिया ही रिएक्शन कर जाएगा उसे, ठीक है। और अगर हम बेसिक रखेंगे पीएच को तो वो अमोनिया से रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि अमोनिया बेस है, वो वीक बेस आ जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा।
मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इसका पीएच 4 से 5 ही परफेक्ट होता है, ठीक है। क्यों? अगर बेस कर दोगे तो अमोनिया बेस है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेस जो दूसरा बेस है वो रिएक्शन कर लेगा इससे। और अगर एसिडिक कर देते हो, ज्यादा एसिडिक कर देते हो, तो भाई एसिड से अमोनिया ही रिएक्शन कर लेगा। इसलिए ठीक ठाक सा पीएच रखते हैं 4 से 5 के बीच में, और वो इमाइन बनाता है। लेकिन इस इमाइन का ये तो हमारा सीधा हो गया कि ऐसा बन गया, ठीक है। लेकिन अगर इस H की जगह पर मैं कोई और चीज लगा दूं, तो जेड लगा दिया मैंने, जेड मतलब कोई भी मोलिक्यूल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो हम उस जेड को एमोनियम डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ जेड लगा, प्रोसेस वही होने वाली, वाटर उड़ जाएगा, और ये जेड लगने की वजह से यहाँ पर इमाइन जो था, अब इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे, बहुत सारे नाम बदल जाएंगे, वो एमोनियम के डेरिवेटिव होंगे। अगर यहाँ OH लगा हो, ठीक है, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्साइल अमाइन है, तो NH2NH2 यानी हाइड्राजीन बनेगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर है NH2 हो तो ये, हाँ ठीक है, तो उसके बाद NNH2 बन जाएगा, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन से हाइड्राजीन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलो आगे देखते हैं उसको कौन कौन से, है ना। ये सारी रिएक्शंस हैं इसके अंदर, समझ में आ गया। बेसिक रिएक्शन थी ये, देखो ये रही सारी की सारी, कौन क्या बनाएगा। बेसिक रिएक्शन थी वो, तो सब में वही करना है। देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, NH2 है, ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, तो NH2 का H2 उड़ गया, ऑक्सीजन उड़ गया, यहाँ से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, और पीछे क्या जुड़ा हो, ये जेड है। समझ में आ रहा है जेड कौन सा? NHPH, इसको फिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 फिर NH फिर PH, ये PH है फिनाइल, और हाइड्राजीन होता है NH2NH2, फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें H2 उड़ेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन है उसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, जीन से जोन बन गया। क्लियर है बेटा? जीन से जोन, यस सर। नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। फिर नीचे देखो हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये वाला एग्जांपल बता रहा था वो हाइड्रोक्साइल अमाइन वाला। OH लगा हुआ है N के साथ, NH2 यहाँ से उड़ेगा, डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा, प्लस वाटर भी रिप्लेस हो रहा है, मैंने ये वाटर भी लिख रखा बाई प्रोडक्ट, नो वरी, तो ये ऑक्साइम बन गया, ठीक है। तीसरा देखो, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन से ऑक्साइम बनता है, NHOH लगाओ ऑक्साइम, अगर यहाँ H लगाओ तो इमाइन, ये याद रखना, वो पीछे लिख दिया था हमने इमाइन, है ना। फिर आगे सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ देखो सेमी कार्बाजाइड क्या, NH2 NHCO NH2। अब कमाल की बात ये कि यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, तो ये वाला H2 उड़ गया, अगर यहाँ से डबल बॉन्ड हमारा कीटोन या एल्डिहाइड जुड़ जाए तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? इसका रीजन देखो, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तो यानी कि इसका लोन पेयर डोनेशन के लिए होता ही नहीं है। अगर ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन को, और वो डोनेशन में है ही नहीं, तो हमारी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये रिएक्शन, ये वाला पार्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ये वाला करेगा। समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा? क्योंकि दोनों तरफ NH2 है, हमें तो NH2 चाहिए, तो एक H2 उड़ा देंगे, उससे डबल बॉन्ड उड़ा देंगे। तो ये है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है। कैसे बनता है वो जोन? तो देखो यही चीज मैंने यहाँ सही तरीके से लिखी है, उन्होंने उल्टी लिख रखी थी, तो उसको मैंने रब कर दिया ताकि बच्चों को समझ अच्छे से आए। NH है, फिर CONH2 है। क्लियर है? उल्टी तो क्या, मैंने सही सेम ही तो था, सेम ही लिखा ना मैंने, यानी मैंने ऐसा क्यों किया फिर? अच्छा ठीक है, इन्होंने गलत लिख रखा था, यहाँ अकेला NH है, ये NNH आएगा, एक N खा गए थे ये, ठीक है, ये गलत था, एक N खा गए थे, हमारे पास 3 N थे, 2 N ये रे, 1 N ये, 3 नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पर भी देखो 2 और 1 3, लेकिन इनके प्रोडक्ट में 1 और 1 2, सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन बचे थे, इसलिए प्रोडक्ट गलत था। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। फर्दर ऑन देखिए, CO NH2 NH, अब देखो यहाँ NH2 NH फिर NO2, और यहाँ पर भी NO2 है, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2 और 4 पर, सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो है, डाई नाइट्रो है, और फिर क्या था ये NH क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन, बेंजीन भी लगा हुआ है, फिनाइल हाइड्राजीन, ये नाम है इसका। इसको हम 2,4 DNP भी बोलते हैं, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल और ब्रेडी रिएजेंट, 2,4 DNP और ब्रेडी रिएजेंट पढ़ रखा होगा आपने डेफिनेटली। अगर इसको एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, वही वाटर रिप्लेस करो और बीच में क्या जोड़ दो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाए, सबके साथ जोन लगा देना जब वो डबल बॉन्ड बन जाए। और ये टेस्ट यूज होता है, यहाँ पर कलर है भाई, देखो 2,4 डाई
नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का जो कलर है वो देखो 2,4-डाइन टू गिव रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर पीपीटी। तो ये रेड, ऑरेंज या येलो कलर पीपीटी देता है, खुद इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, रेड, ऑरेंज या येलो कलर के पीपीटी देता है। अब आप कहेंगे सर 3 कलर क्यों? भाई कार्बन की चेन एल्डिहाइड की छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, एल्डिहाइड जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता है, तो इस वजह से उनकी अलग अलग चेन अलग अलग तरह के कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी वजह से कलर पर इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया? थर्ड वाला, मुस्कान इज सेइंग थर्ड वाला कौन सा बेटा? मुस्कान थर्ड कौन सा थर्ड वाला कह रहे हो आप? इसी में थर्ड 1 2 3 ये वाला सेमी कार्बाजाइड वाला NH3 है, NH3 ठीक है, बताता हूं। देखो थर्ड वाले में सेमी कार्बाजाइड के अंदर हमारे पास दो तरफ NH2 है और फिर एक N है। देखो ये थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग होता है, C डबल बॉन्ड O, ये NH2, यहां पर NH है, फिर यहां पर NH2 है और ये NH है। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है हमारे C डबल बॉन्ड O से, और यहाँ पर मान लो कुछ भी एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एल्डिहाइड लगा दिया, इसकी रिएक्शन इससे करवा रहे हैं। अब देखो हमने बोला था कि NH2 का H2 जाएगा और इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन NH2 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों तरफ है, तो रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होगा? भाई नाइट्रोजन का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर क्या है, ये वाला नाइट्रोजन जो इसके साथ में एम्बेडेड है, ये इसको काम दे के रखता है, ठीक है। ये दोनों आपस में रेजोनेंस में रहते हैं, तो ये स्टेबलाइज है। ये NH2 रिएक्टिव नहीं है, तो कौन सा रिएक्टिव होगा? तो ये जो खाली पड़ा है ना, जो CO से दूर है, ये वाला रिएक्टिव होगा। तो ये वाला रिएक्शन करेगा तो इसका H2 जाएगा, तो सीधी सी बात है C डबल बॉन्ड O हटा दिया मैंने उसके साथ और इसका H2 हटा दिया, ये N जुड़ा, फिर NH जुड़ा, फिर C डबल बॉन्ड O जुड़ा, फिर NH2 जुड़ा, यहाँ पर लोन पेयर। और इसके साथ बाकी क्या था, एक R था, एक H था, है ना, तो एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ R लगा, ये बन गया सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड से, ठीक है। ये होता है, तो हमें ये देखना है कि मतलब दोनों तरफ NH2 आ जाए तो कौन सा रिएक्शन करेगा। प्रोडक्ट गलत मत बना के आना, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये इसके साथ एम्बेडेड है, तो ये लेस रिएक्टिव है, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो अब आपको 2,4-DNP ये कलर दिखाता है भाई, है ना, अलग अलग हिसाब से अलग अलग कलर दिखाएगा, तो उस हिसाब से आप अलग अलग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस हैं ये रिडक्शन, ये बाकी की रिडक्शंस में भी हेल्प करते हैं ये रिएजेंट। ध्यान से इन रिएजेंट्स को करना, बिल्कुल आसान है, बस हम खत्म ही करने वाले हैं सेशन को। तो देखो C डबल बॉन्ड O, इसको उड़ा के CH2 बना दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था? दूसरा ये भी बन सकता है, C डबल बॉन्ड O CHOH, अल्कोहल भी बना सकता है। हमने एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल भी बनाया है और एल्डिहाइड कीटोन से डबल CH2 सीधा एल्केन भी बन सकता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्केन बनेगा 150 डिग्री सेल्सियस पर। जिंक और मरकरी वाला HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, जिंक मरकरी अमलगम होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये नाम है इसका, क्लेमेंसन रिडक्शन। या फिर NH2 N2H4, NH2 बोल सकते हैं हम इसे, NH2 हाइड्राजीन, ये नाम है इसका, हाइड्राजीन। अभी पीछे आया था NH2 हाइड्राजीन को बेस के साथ, देखो क्लेमेंसन को एसिड के साथ, हाइड्राजीन को बेस के साथ। क्लेमेंसन में तो मरकरी और जिंक होता है, और हाइड्राजीन को बेस के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, हाइड्राजीन खुद एक बेस है, उसको बेस के साथ ही लेना है। क्लेमेंसन में Cl आता है, Cl HCl में होता है, मतलब वो एसिड होता है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन नाम आता है तो मतलब एसिड के साथ रिएक्शन होगी प्लस मरकरी और जिंक का अमलगम। और अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं उसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। और इसके अंदर क्या आता है, NH2 यानी बेस ही होता है, हाइड्रोजन बेस है, हाइड्रोजन। समझ में आ गया बेटा? इन सब में रेड फॉस्फोरस ले लो या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन करवा लो या वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवा लो, सब में एल्केन बनेगा। जो भी डबल बॉन्ड है सब कुछ उड़ा दो, एल्केन बना दो। नीचे वाले अब देखिए, नीचे वाले रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई और हो तो, जैसे मेटल के साथ हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हो, मेटल प्लस हाइड्रोजन रिडक्शन करवा रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा रहे हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवा रहे हो, या सोडियम के साथ अल्कोहल करवा रहे हो, सोडियम प्लस अल्कोहल
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मेटल प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल कौन सी हो सकती है? प्लेटिनम, पैलाडियम, निकल, इन दोनों में से कोई भी मेटल हो। अगर इन सब के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में क्या बनता है? अल्कोहल बनेगा। वो एल्केन नहीं बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। ये इन रिएजेंट्स की स्पेशलिटी होती है, ध्यान रख लेना। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो इसमें दो नेमिंग रिएक्शन भी आ गई, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। तो इसी के बेस पर ये क्वेश्चन चलता है। तो ये पेज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखो भी ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम एल्डिहाइड कीटोन की, तो ऑक्सीडेशन डायरेक्टली करवाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। यहां भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कार्बन की लंबी चेन है, कीटोन है, तो देखो क्या होता है, लोंगर चेन, लोंगर हाइड्रोकार्बन चेन विल ब्रेक फर्स्ट। जो बड़े वाली हाइड्रोकार्बन चेन है ना, वो पहले टूटेगी, ठीक है। और बड़े वाली मान लो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, ये 2 कार्बन की चेन है, इस तरफ कितने हैं? 4 कार्बन है, सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ। तो बड़े वाली चेन यहां से टूटेगी और ये पहले टूटेगी और फिर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसके साथ क्या लगेगा? OH लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके साथ सी डबल बॉन्ड OH लगा दो, मतलब तो पूरा 4 कार्बन की चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और ये 3 कार्बन की चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेजर बनेगा। उल्टा हो सकता है, अगर यहां से चेन तोड़ दो तो ये 2 कार्बन की चेन वाला और ये 5 कार्बन की चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाना दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। चेन कहां से पहले टूटेगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरी वाली चेन भी तोड़ सकते हो, माइनर प्रोडक्ट होगा। यस, क्लियर है? इस रूल को पॉपअप रूल भी बोलते हैं, नेम है इसका एक, बट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेम से क्या लेना है, प्रोसेस पता होना चाहिए। बड़े वाली चेन पहले टूटे, देखो बड़ी जो चीज होगी ना वो वीक होगी, कार्बन की चेन है, बड़ी चेन है, वो वीक होगी, इसलिए वो पहले टूटेगी, ठीक है। तो ये होता है पॉपअप रूल के अंदर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, कुछ भी नहीं करना, नथिंग स्पेशल इन दिस। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। टोलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कीटोन को नहीं रिएक्ट करते। टोलन एंड फेलन रिएजेंट, दोनों रिएजेंट्स के नाम याद कीजिए। अमोनिया के अंदर पानी डाल दीजिए, NH4OH बनता है, ठीक है। अब ये टोलन रिएजेंट होता क्या है? AgNO3 प्लस NH4OH, यानी NH4OH कहां से बना? अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहां से बनता है। तो इन दोनों का एडिशन से Ag बना, NH ट्वाइस बना, OH बाहर बन गया। ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, AgNH3 ट्वाइस OH। या तो सीधा इसे याद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, AgNH3 ट्वाइस OH। या इन दोनों को याद करने के बाद में इसे याद करो, इसे तो याद करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? और इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस Ag बाहर निकल जाता है, प्लस वाटर। Ag सिल्वर होता है, प्योर चांदी, बिल्कुल ताजा ताजा बनी है, तो वो पानी के अंदर शीशे की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्वर मिरर बोलते हैं। आप अपना मुंह देख सकते हो इसके अंदर। लेकिन ये चांदी AgNO3 बहुत महंगा आता है, बहुत ही महंगा। 5 ग्राम, पता नहीं 25 ग्राम जो है वो 4000 की बोतल है, 25 ग्राम की, 3500-4000 की 25 ग्राम। इससे तो सस्ती चांदी है, प्योर चांदी, ठीक है। अब होगा क्या, अगर लैब में आपको सिल्वर नाइट्रेट दिखता है, AgNO3 दिखता है, और आप अपने टीचर को बोलते हो, तो वो ना ऐसे तोला तोला करके थोड़ा थोड़ा देते हैं वो, ठीक है, गिन गिन के कि ज्यादा यूज नहीं करना, ज्यादा यूज नहीं करना, है ना, वरना पता नहीं हमें हिसाब देना पड़ता है। वो छोटी सी बोतल बहुत महंगी आती है। वैसे अगर एल्डिहाइड कीटोन मिले और पूरी बोतल मिल जाए तो पूरी की पूरी बोतल डाल दो, एल्डिहाइड कीटोन भी, एल्डिहाइड डाल दो, कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा, पूरी बोतल डाल दो, अमोनिया डाल दो, है ना, पानी होता ही है, अमोनिया पानी और AgNO3 तीनों मिक्स करो और साथ में एल्डिहाइड डाल दो, सारी चांदी अलग हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से पानी निकाल लो, नीचे चांदी लेके जेब में डाल के घर को लो। सही है कि हमारी चांदी चांदी। लेकिन बहुत अच्छा प्लान है। बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट, बट ऐसा मत करना क्योंकि वहां पर इतना होता ही नहीं है। AgNO3 आप कितना निकालोगे? 1 ग्राम 2 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम को फायदा नहीं है ना। वो तो 50 रुपए की वैसे आ जाएगी, 50-100 रुपए की चांदी, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं। ज्यादा अमाउंट में हो तो फायदा है। चांदी की जगह सिल्वर हो तो, गोल्ड हो तो, गोल्ड और भी बढ़िया है ना। सर चांदी इतनी सस्ती क्यों मिलती है? चांदी सस्ती क्यों मिलती है? देखो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द डिमांड बेटा।
ठीक है, एक सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई पर सब कुछ वो होता है। जैसे आप लोग आजकल देखते हो, कोई गाड़ी, अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है तो गाड़ी वालों ने बड़ा साइकोलॉजी से खेलते हैं लोग हमारी, और साइको हमारी ऐसी है, इंसान का ह्यूमन ब्रेन। सोचो चांदी या सोना आप पहन रहे हो, उसकी जगह पर लोहे के कड़े पहन लो भारी भारी, वो फर्क पड़ेगा? देखो थोड़ा सा ब्यूटी में फर्क पड़ता है, तो उस पर गोल्ड वाला चमक करवा लो, क्या दिक्कत है, गोल्ड वाला कलर करवा लो। लेकिन नहीं, हमारी साइको ऐसे कहती है कि हमें सोना ही पहनना है। लाइक दैट, जो गाड़ियां लेते हैं आजकल लोग, तो गाड़ी वाले ना कहते हैं 6 महीने वेटिंग करनी पड़ेगी, उनके पास होती है गाड़ी, लेकिन जानबूझ के कंपनी नहीं भेजती, क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट मिलेगी ना, ग्राहक का मन बदल जाता है, नहीं यार मैं ये नहीं लूंगा, मैं दूसरी देखता हूँ, ट्राई करूंगा। लेकिन उसको बोलो 6 महीने वेट करना पड़ेगा, मेरे को तो यही चाहिए, अभी चाहिए, और उसको 6 महीने की वेटिंग लिस्ट लगवा के गाड़ी 4 महीने में दे देते हैं उसे, 4 महीने में। बहुत तेज है कंपनी वाले, ग्राहक और खुश हो जाता है, ले भाई मेरे को तो 4 में मिलेगी, तेरे को तो 6 में मिलेगी। हम कंपेयर करते रहते हैं, दैट इज वाई। तो चांदी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू गोल्ड उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा और डिमांड कम है चांदी की, इसलिए वो सस्ती है। और गोल्ड जो है वो अवेलेबल कम है और डिमांड ज्यादा है, इसलिए वो महंगा है। हालांकि गोल्ड पहनने से हमें कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बट एटलीस्ट भाई ये सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पर है। कोई भी चीज दुकान में, शादी में अगर कोई बोल दे ना दाल खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई, बस अफवाह फैला दो, सब लोग दाल ढूंढेंगे, शाही पनीर छोड़ देंगे, समझ गए? उनको ये मत बोलो कि पनीर की सब्जी कम होगी, वरना लोग पनीर फिर बोलेंगे यार पनीर की सब्जी कम होगी, हमें तो पनीर खाना था। दाल ज्यादा होना बोल दो, ये तो कम होगी, घट गई जी, है ही नहीं जी, थोड़ी सी है जी, चलो जी देखते हैं जी, बस सबको पता लग जाएगा, उसके बाद सब दाल खाएंगे, सारी दाल लगा देंगे। समझ गए ना? बढ़िया टैक्ट है ना, ये लोग साइको से खेलते बेटा, ये वही है। तो यहाँ पर देखो भाई सिल्वर मिरर बन जाएगा और आप यहाँ से चांदी कमा सकते हैं, स्कूल से लेके आ सकते हैं, क्योंकि बाद में ये वेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इस चांदी का स्कूल वाले कुछ करेंगे, ये वेस्ट है, इसको वेस्ट में डाल के खत्म, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, अब ये भी ध्यान दे लेना। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विद सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इन तीनों से मिलता है वो, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, तो कॉपर 2 आ गया, OH आ गया, टार्टरेट उसके अंदर आ गया। तो जब ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो हमारे पास यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस Cu2O बनता है, जिसमें कॉपर 1 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में है। क्यूपरस ऑक्साइड बोलते हैं इसे, रेड प्रेसिपिटेट होते हैं इसके, ये रेड कलर का होता है, सॉलिड होता है, घुलता नहीं है। तो क्योंकि क्यूपर 2 पॉजिटिव ये पानी में घुल जाता है, ब्लू कलर का था, ठीक है, और यहाँ पर रेड हो गया, तो ऑब्वियस है, हमें समझ में आ गया कि ये एल्डिहाइड से रिएक्शन कर चुका है। समझ में आ गया भाई? तो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है रोसेल्ट साल्ट है, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस NaOH होता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं और दोनों को डार्क ब्लू कलर ऑफ क्यूपरिक टार्टरेट, कॉपर जो है वो क्यूपरिक टार्टरेट बना देता है, टार्टरेट से रिएक्शन कर लेगा कॉपर और वो डार्क ब्लू कलर दिखाएगा, और जैसे ही वो हमारे एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि 1 पॉजिटिव होता है, जिसका रेड ब्लड कलर होता है। समझ में आ गया? तो ये भी चेक किया जाता है कॉपर को। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से ये दोनों सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंटली इनके टेस्ट आते हैं, और सिर्फ एल्डिहाइड ही करता है ऐसा, कीटोन नहीं करता। अब एक और रिएक्शन देखिए, ये लास्ट रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोजन हेलोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म वैसा बनता है। तो NaOH 3 भूल जाइए, सीधा सीधा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन गैस है, उसकी NaOH से रिएक्शन करवाते हैं और साथ में हमारा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, ये भी जरूरी है, प्लस हमारा हेलोफॉर्म बन जाएगा CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और CHI3 इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म जो होता है ये आंखों में से आंसू निकाल देता है, ठीक है। जब ये बनता है लैब में तो सबकी आंखों में भारी भारी पानी निकलने लग जाता है, अपने आप ही थोड़ी भारी हो जाती है। क्लोरोफॉर्म आपको पता है बहुत ज्यादा गंदे इसके स्मेल होती है, और अगर स्मेल लोगे थोड़ी बहुत भी तो बहुत इरिटेट करने वाली स्मेल होती है, खतरनाक वाला होता है, बेहोश भी किया जा सकता है अगर 5 मिनट तक इंसान को सूंघा के रखो।
ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट तक तो बेहोश हो जाता है इंसान। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, तो देखो भाई ब्रोमोफॉर्म इसने सारे बताए, ये तो सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। ब्रोमोफॉर्म लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है। ये जब बनते हैं तो इसी को हम बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। कीटोन, मिथाइल कीटोन अंडरगो हैलोफॉर्म ओनली एल्डी एसिटाल्डिहाइड, सिर्फ यही वाला एल्डिहाइड रिएक्शन करता है, और मिथाइल कीटोन कोई भी हो, मतलब आपको C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 इधर लगा होना चाहिए, इसके बाद इधर कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं। इस तरफ कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, अगर ऐसा है तभी कोई हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है, वरना नहीं होती। याद रहेगा सबको, सिर्फ मिथाइल कीटोन ही ऐसी रिएक्शन करते हैं, या एल्डिहाइड होगा तो भाई इस तरफ तो आपको H ही लगाना पड़ेगा और इधर एक मिथाइल चाहिए ही चाहिए। तो यानी सिर्फ ये एसिटाल्डिहाइड, सेकंड एल्डिहाइड ही ऐसी रिएक्शन दिखाता है, बाकी कोई नहीं दिखाता। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया हैलोफॉर्म रिएक्शन, Yes, sir. है ना? Yes, sir. बस इतनी रिएक्शंस आज रिवाइज करिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब मैं कन्हैया सर को बोलता हूँ कि भाई वो आगे क्लास को कैरी ऑन करेंगे। कन्हैया सर, आर यू देयर? यस सर आई एम देयर। ठीक है, मैं भी चलो सर ठीक है आपका बेटा, तो आपको आज डीपीपी करवाएंगे। ठीक है, मैं भी सर रिवीजन कर रहा था आपकी क्लासेस। सॉरी सर, क्या कह रहे हो? मैं भी सर आपकी क्लास से रिवीजन कर रहा था। ओह थैंक यू सर। मुझे भी सर ठीक है एग्जाम भाई। देना है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes. Yes, sir. क्या सबके पास डीपीपी है या नहीं, पहले ये बताओ आप लोग। क्या सबके पास डीपीपी है? बोलो भाई, क्या सबके पास डीपीपी है या फिर मैं भेजूं? मैं सेंड सब कर देता हूँ, ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। JEE कहाँ गया आप लोग का? चलो JEE एक बार देखना कि आपके ग्रुप में चला गया क्या? सभी Yes, कोई yes. देख के होता है तो एक बार सभी को ओपन कर लो यार, सभी को ओपन कर लो। हम 20 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर आप लोग के लिए छोड़ देंगे, ठीक है? कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग? 8-10 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी आप लोग के लिए छोड़ देंगे। क्या डीपीपी का मतलब ही होता ना कि आप लोग सॉल्व करो, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि मेरे से सॉल्व करवाते हो, कोई बोलता ही नहीं है कि हाँ सर समझ आ रहा है। तान्या है क्या क्लास में? किसका ऑर्गेनिक वीक है पहले ये बताओ भाई। मुस्कान, तुषार, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, आ रही है। सर आप पहले पढ़े हो क्या मेरे से कभी? सर पहले तो नहीं पढ़ा मैं, तो मैंने मतलब कोई ऐसा है जो काफी अभी से पहले से स्टार्ट जानता करना है? लिए क्लासेस। कोई ऐसा है जो काफी पहले से जानता है मुझे? सर मैं पहले नहीं पढ़ी, सर पहले आपसे मैं भी नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, चलो और स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है? एक बार बताओ, क्या सबको ये दिख रहा है क्या बोर्ड? क्या बोर्ड सबको दिख रहा है? अब हमसे ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म वेरी स्टेबल प्रोडक्ट? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वाटर से रिएक्ट करके काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा? ये बताओ आप लोग। आप ये बताओ, वाटर में हमारे पास क्या है? वाटर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है? ये बताओ भाई, दिखने से क्या लग रहा है आपको? दिखने से Electrophile. क्या? अरे भाई न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसी को तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ना। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? या फिर नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, कुछ ऐसे ही तो बोलते हैं ना। Yes. अब ये बताओ, यह जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे जाके अटैक करना चाहेगा? आज जाहिर सी बात है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, बोलो भाई। Yes, sir. इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। अगर आप लोग ध्यान से देखना हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ इस प्रकार है। मैं सीधे ऑप्शन पे आता हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ। आप बताओ, क्या यह कार्बोनिल कार्बन है क्या? तीसरे वाला ऑप्शन देखना, क्या यह कार्बोनिल कार्बन है क्या? बोलो भाई, क्या यह कार्बोनिल कार्बन है? अब ये बताओ, क्या इसके पे डेल्टा प्लस आएगा और इसके पे डेल्टा माइनस आएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। अब ये बताओ, क्या यह तीनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है क्या? तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ला देंगे। बोलो भाई,
और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ला देंगे और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आसानी से अटैक कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। आई होप मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। क्या ऐसा किसी और भी ऑप्शन में है, ऐसा कोई ऐसा है जहां पे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा हो? ऐसा कुछ है तो बताओ आप लोग। आप बी वाले का बताओ, क्या बी वाले में 4 क्लोरीन है, उस पे भी तो ऐसा ही हो रहा होगा ना? एक बार बी वाले का बताओ, बी वाले में कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है, 4। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो ये बी वाले में अगर 4 क्लोरीन है, कुछ इस प्रकार है CCl4, तो अगर आपको पता होगा ये चारों के चारों क्या है, कुछ इस प्रकार है। और आपको पता है क्या इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट 0 डाइपोल 0 होता सर है। 0 जब होगा। होगा, जब पोलर ही नहीं होगा तो किस पे अटैक करेगा, किस पे प्लस किस पे माइनस, किसी पे प्लस किसी पे माइनस, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है बातें? आप फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहे थे ना, फोर्थ वाला कुछ इस प्रकार है CH2 यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पे भी Cl है, इसका डाइपोल मोमेंट आप लोग बताओ क्या होगा? 0 होगा इसका। सिमेट्री है, यह भी क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो किस बात का प्लस किस बात का माइनस, कोई प्लस कोई माइनस नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए क्या आप लोग मेरी बातों को? यस अब ये देखो, ये लिखा हुआ दूसरा देखो, द कंपाउंड दैट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म, पॉजिटिव आइडोफॉर्म भी। आप बताओ आइडोफॉर्म कौन देता है? अभी सर ने बताया आइडोफॉर्म वही देता है, आइडोफॉर्म वही देता है, एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं। लेकिन जिसके पास क्या हो, एक कार्बोनिल कार्बन हो और दूसरे साइड क्या हो, कोई एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो, बाकी इधर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बातें? बोलो भाई, क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या देखना है, आप बताओ। पहला वाला हमारे पास क्या है, 1 पेंटेनॉल। तो सबसे पहले तो हम पेंटेन बना देते हैं और ऑल बना देते हैं। आप बताओ क्या इसके दूसरे साइड कोई ऐसा CH3 ग्रुप जुड़ा है क्या? नो सर जुड़ा है ना, ये नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा दूसरा दिखा हाँ, सर। 2 पेंटेनॉन। सबसे पहले तो हम पेंटेनॉन बना देते हैं और यहाँ पे 2 पोजीशन पे लगा देते हैं। आप बताओ इधर कुछ भी जुड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या इसके एक साइड CH3 जुड़ा है क्या? यस यस सर। ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं? यस सर बताओ भाई। सही है। सही है, ये सही है, ये वाला। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा दिया 3 पेंटेनॉन, तो कुछ ऐसे बना देते हैं। आप बताओ एक साइड कुछ भी जुड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दूसरे साइड CH3 जुड़ा हुआ है या फिर C2H5 जुड़ा हुआ है? C2H5 C2H5 सर। नहीं होगा, क्या जुड़ना चाहिए, CH3 ही जुड़ना चाहिए। अब पांचवा क्या है, पेंटेनल, पेंटेनल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CHO कोई ग्रुप है, बोलो भाई। अब क्या इसके दूसरे साइड H जुड़ा हुआ है या फिर CH3 जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन पे H जुड़ा हुआ, लेकिन जुड़ना क्या चाहिए था, CH3 जुड़ना चाहिए था, जिसकी वजह से यह भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड वाला। क्लियर हो रहा है कि नहीं यार आप लोग को? यस सर एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुना है? कौन देता है एल्डोल कंडेंसेशन? सर सर हमें कैसे पता अल्फा हाइड्रोजन हो वो देता है वही देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वही देता है। आप बताओ इनमें से कौन नहीं देगा, क्वेश्चन ये पूछा है हमारे पास। सर ए वाला, क्योंकि ए वाले के पास क्या है, अल्फा। ये बताओ कितने लोग जानते हो अल्फा हाइड्रोजन, कितने लोग अल्फा हाइड्रोजन के बारे में नहीं जानते हो? आप लोगों में से कितने लोग अल्फा हाइड्रोजन के बारे में नहीं जानते हो, बता दो भाई। सर अल्फा कार्बन में जितने होते हैं वो अल्फा एच होते हैं ना। अल्फा देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार है, CH3 COO और H। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास यह भी ऑप्शन था, हमारे पास यह भी ऑप्शन था HCHO। आप बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं क्या? यस अब देखो यह हमारा रहा फंक्शनल ग्रुप। आप बताओ फंक्शनल ग्रुप से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो किस बात का अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा यार। क्लियर है बातें? और एक बात याद रखना, मैं 3-4 नेम रिएक्शन आपको बताता हूं। सबसे पहले एल्डोल,
और उसके बाद क्या आता है, कीटोल आता है। एल्डोल जैसे कीटोल होता है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है सेम कीटोल कंडेंसेशन होता है। इसके बाद क्या आता है, कैनिजारो। इसके बाद आता है आयोडोफॉर्म। ये 3-4 जो है ना नेम रिएक्शन, आप लोग एकदम रट जाना, क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जाए तो 70% क्वेश्चन नेम रिएक्शन से इन्हीं तीनों से आते हैं, इन्हीं तीनों से ज्यादा आता है। ठीक है, ये तीनों तो आप लोग पूरी तरह से रट जाना। क्लियर है बातें सबको? यस अब ये बताओ कैनिजारो कौन देता है? सर, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन देगा? कैनिजारो। आप बताओ कैनिजारो चौथे में से कौन सा ऑप्शन सही है? सर हमें पता कैसे चलेगा कि डायपोल मोमेंट 0 है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में यार ये अपना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना, तो उसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया होगा। मतलब 5-6 क्वेश्चन लगा लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डायपोल मोमेंट 0 है कि नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ सिंपल सी, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, HCl है। ठीक है, HCl है। अब ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? क्लोरीन की। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, शेयर वाला खींचेगा, तो इसके पे माइनस वाला कैरेक्टर आ जाएगा, और इसके पे कौन सा कैरेक्टर आएगा? प्लस वाला आ जाएगा। तो आप बताओ एक माइनस बन गया एक प्लस बन गया, क्या दो पोल बन गए क्या? जैसे कि एक चुंबक होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दो पोल बन जाते हैं क्या? वैसे एक में प्लस और माइनस बन गया क्या? जिसकी वजह से दो पोल बन गया, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? डाइपोल हो गया। क्या नाम हो गया? डाइपोल हो गया। अब ये बताओ इसका डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो आप बताओ प्लस से माइनस की तरफ अगर जाएंगे तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन दिखा आपको, बोलो भाई डायरेक्शन दिखा। लेकिन मान लो वही अगर क्लोरीन और क्लोरीन रहे, तो आप बताओ दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? सेम है दोनों, 0 ये है। सेम बराबर। तो किसके पे प्लस आएगा किसके पे माइनस, ये हम कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर पाएंगे। किसी पे भी प्लस नहीं आएगा, किसी पे भी माइनस नहीं आएगा, जिसकी वजह से ऊपर वाले का डाइपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन नीचे वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो क्लियर है जाएगा। बातें? एक देख लो BF3 का, देख लो BF3 का। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है। यह वेक्टर रूल को फॉलो करता है। अब ये बताओ यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन में ब्रोमीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी किस पे आएगा? डेल्टा प्लस, इस पे आएगा डेल्टा माइनस। क्या डायरेक्शन इधर आ जाएगा, बोलो भाई? आएगा। यस सर। और इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। लेकिन जब ये वेक्टर को फॉलो करता है ना, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? कुछ इधर आएगा। ये तो आप लोग जानते हो ना वेक्टर वाला सीन। यस तो पता है क्या, जितना जितना इस साइड जाता है ना उतना इस साइड आता है रिजल्ट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, जितना तेजी से इधर खींचता है इस डायरेक्शन में, उतना ही तेजी से इस डायरेक्शन में खींचता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, और उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है? 0 हो 0 जाएगा। हो जाता है। क्लियर है बातें? यस सर, ठीक। और भी किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये हो गया कैनिजारो। कैनिजारो में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। क्या है? HCHO है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर। बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फोटो कुछ ऐसे होगा। मॉम देखो बेंजल्डिहाइड का, इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन जुड़ा होगा इसी को क्या बोलेंगे? यस अल्फा सर कार्बन। है। अल्फा कार्बन तो है, लेकिन आप बताओ क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नो यस सर सर। है। नो सर। नहीं है। इसके 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया ना, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? नहीं है ना। अब ये देखो नो सर। एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फोटो कुछ ऐसे बनता है। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा रहा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? सर 3। 3 है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो नहीं देगा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ट्राई मेथिल एसिटल्डिहाइड, इसका फोटो कुछ इस प्रकार होता है। CH3। एक मिनट। सर फॉर्मल्डिहाइड क्या में तो HCHO क्या है, तो C डबल क्या आएगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा। किस पे बोल रहे हो आप? सर HCHO में। कौन से वाले ऑप्शन में बताओ, ABCD में?
सर फॉर्मल्डिहाइड वाला। देखो फॉर्मल्डिहाइड वाला मैं बताता हूँ आपको, C डबल बॉन्ड O H और H, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, बोलो भाई ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि यह रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। आप बताओ क्या फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? नो सर, ठीक है, समझ गया। नहीं जुड़ा हुआ। जब जुड़ा, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब ये देखो लिखा ट्राई मेथिल एसिटल्डिहाइड। ट्राई मेथिल एसिटल्डिहाइड का फोटो आप लोग जानते हो क्या क्या होता है, यहाँ पे कार्बन और 3 मेथिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास भी देखो यह अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है, तो यह भी क्या होगा, नहीं होगा। आप बताओ पांचवे वाले का बताओ क्या आंसर होगा। पहले ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन, इसका नेम रिएक्शन बता दो भाई। एल्डोल। हाँ एल्डोल होगा। अब एल्डोल से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दिखते ही बता देना चाहिए आपको। यार एल्डोल में लास्ट में एक वाटर का रिमूवल होता है क्या, जिसकी वजह से क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है क्या, बोलो भाई। यस सर, डी Yes. हो जाएगा सर। कौन सा ऑप्शन होगा? अरे भाई एल्डोल डी। में ऐसे बनता है, ये बताओ। एल्डोल में ऐसे बनता है और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, ये दोनों बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। कुछ ऐसे ही आता है क्या? यस। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, डी वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है बातें सबको? क्लियर है। अब ये बताओ कैनिजारो, कैनिजारो का आपको मैकेनिज्म पता है क्या, कैनिजारो का मैकेनिज्म कैसे होता है, बोलो भाई। क्या कैनिजारो का आपको मैकेनिज्म पता है, बोल दो यार। नो सर, अभी क्लास में हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं, अभी और भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी। यस। ठीक है कोई बात नहीं, इसको तब छोड़ देते हैं। ये बताओ आठवां वाला बताओ, एल्डोल तो कर दिए हो ना आप लोग? नो सर, अभी वो भी नहीं। एल्डोल भी नहीं किया आप लोग, चलो इसका मतलब आप लोग ज्यादा किए नहीं हो, तो मैं ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये बताओ ये हमारे पास क्या दिया है, 2 साइक्लोहेक्जेनॉन। सबसे पहले तो हम साइक्लोहेक्जेनॉन बना ले रहे, 2 साइक्लोहेक्जेनॉन। पल सबसे पहले तो हमने साइक्लोहेक्जेन बना दिया। अब इस पे क्या दिया हुआ है, 2 पे क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्जेन बना दिया, और 2 पे क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें क्या बनाना है, हमसे इसमें क्या बनाना है, ध्यान से देखो, इसका हमें किस में कन्वर्जन करना है, 3 मेथिल साइक्लोहेक्जेनॉन, कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है हमें। अब ये बताओ कौन सा रिएजेंट ज्यादा सुटेबल होगा, कौन सा रिएजेंट ज्यादा सुटेबल होगा। आपने ग्रिगनार्ड का नाम सुना है, बोलो भाई। यस, ए वाला। ग्रिगनार्ड कहाँ पे अटैक करता है, ग्रिगनार्ड अटैक करता है कि हार्ड कॉर्नर पे, कार्बोनिल कार्बन पे अक्सर अटैक करता है। यह होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और यह होता है गिलमान रिएजेंट। क्या होता है, गिलमान रिएजेंट। क्या होता है, गिलमान। यह सॉफ्ट जगह पे करता है। सॉफ्ट जगह क्या, यह वाला जो है हार्ड सेंटर है, और यह वाला सेंटर क्या है, सॉफ्ट सेंटर है। तो यह सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करता है। क्लियर है बातें? तो यह वाला जो रिएजेंट जाएगा ना, तो वह सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा और यह वाला प्रोडक्ट बना लेगा। अभी आगे आप लोग सीखोगे, आप लोग ज्यादा वो मत करो। अब ये दिया हुआ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NaOH। आप बताओ एसिटल्डिहाइड क्या है, CH3 COO और H। अब ये बताओ यह इससे रिएक्शन करेगा, तो आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट देगा। आप बताओ सबसे पहले रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, क्या नाम है रिएक्शन का, एल्डोल। एल्डोल नाम है। क्या नाम है, एल्डोल नाम है। और आप लोग बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें। सर ए बनेगा क्या? ए तो नहीं बनेगा, क्योंकि जस्ट इसके बगल पे OH नहीं होता है, इससे एक कार्बन छोड़ के OH होता है, और यहां से H निकलता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है।
तो आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना अभी? बता दो भाई। नो सर, अभी तो नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भी कुछ ऐसे ही है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो आप बताओ कौन सा रिएक्शन देंगे? आप बताओ, जब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे तो आप बताओ नेम रिएक्शन क्या होगा इसका? अरे भाई, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो होगा, ठीक है, कैनिजारो होगा। और इसका आप लोग मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। मैंने आपको 3 नेम रिएक्शन बताया, एल्डोल, दूसरा क्या कैनिजारो, और तीसरा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, ये तीनों आप लोग एकदम रट्टा मार लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में करें क्या, आप लोग बताओ? यस सर। बोलो भाई। हाँ, क्योंकि आप लोग पढ़े ही नहीं हो, और जब आप लोग पूरा पढ़ लोगे ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरे अच्छे से बता देंगे। क्लियर है बातें सबको? यस। ठीक है, ठीक है, फिर यार मिलते हैं। अभी आप लोग नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करो। ओके सर। थैंक ओके, बाय बाय।